एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी एक एनडीए एस्पिरेंट हैं और अपने 12th अपीयरिंग में ही एनडीए एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो आज का बैठ की शो आपके लिए है। आज एक ऐसी कैंडिडेट से मिलवाना चाहती हूं जो हमारे लखनऊ सेंटर से हैं, जिनका नाम ओम भटनागर है और जिन्होंने 12th अपीयरिंग में अपने पहले प्रयास में एनएसबी वाइजैक से अपना रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओम से, जानेंगे स्ट्रैटेजी, क्योंकि जहां एक तरफ 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स को बोर्ड्स का प्रेशर होता है, प्री बोर्ड्स का प्रेशर होता है, प्रैक्टिकल्स का प्रेशर होता है और साथ ही साथ में नए करियर की तलाश भी होती है, कॉलेज कौन सा चूज़ करना है उसकी तलाश होती है, सीयूईटी जो पेपर है उसको देना होता है, तो उसके बारे में बच्चों का बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा होता है। ऐसे में आज का ये वाला जो टॉक शो है ये आपके सारे डिलेमास को एंड करने वाला है। स्पेशली जो बच्चे इस बार क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं ना, आपने तो इसको एंड तक देखना है, बिकॉज मैं ज़्यादा इम्फेसिस रिटन एग्जाम पर करूँगी ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली कि हमें प्लान कैसे करना है। सो वेरी वार्म वेलकम ओम टू दिस बैठ की विद मी गुरकीरत। थैंक यू मैम। ओम, सबसे पहले 12th क्लास का बच्चा है ना, जहाँ पर मम्मी पापा भी बोलते हैं किसी शादी में नहीं जाना, कोई त्योहार तुम ठीक है तुम पढ़ाई कर लो, मतलब हर चीज़ को कट किया जाता है, सोशल मीडिया को कट किया जाता है, रिलेटिव्स को कट किया जाता है, उस बीच में बोर्ड्स के प्रेशर के साथ साथ में कैसे एनडीए मैनेज किया, और बात यह है कि प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी आई कहाँ से आपके अंदर, क्या प्रेशर सच में होता है, और सिलेबस डिफरेंसेस कैसे आपको लगे, मतलब कैसे हो कैसे गया। दिस इज़ अ काइंड ऑफ, कहते नहीं, ये चमत्कार है, क्योंकि जब बच्चे ऐसा काम कर लेते हैं इतने प्रेशर के बीच में भी। मैम बात ये है, प्रेशर बाउंड्रीज इंसान अपने पे खुद सेट करता है। प्रेशर हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस है, जो कि वो और कैपेसिटी है, वो खुद से अंदर से आ जाती है। यू आर सेटिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग बिग, तो अब प्रेशर तो हैंडल करना पड़ेगा जो कि आएगा। शुरुआत तो मैम 11th क्लास से ही हो गई थी इसकी, कि जाना है फौज में, जाना है फौज में। जाने की शुरुआत तो बहुत पहले से थी, एनडीए के थ्रू जाना है, रिटन देना है और वो भी 12th में ही करना है। इसकी शुरुआत 11th से हो गई थी। और सिलेबस डिफरेंसेस की मैम अगर बात करें, क्लास 11th एंड 12th ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन मैथ्स एंड साइंस। जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जो कि हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी हो गया, उस पर थोड़ा जोर दिया था, वो जो कि बुक्स, और क्लास 10th तक बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत अच्छे से पॉलिश किया। तो 12th में जैसे हम गए, हमने एग्ज़ाम दिया, अप्रैल में नया सेशन शुरू हो गया, हाउ डिड यू प्लान एवरीथिंग, क्योंकि आपके एक मिड टर्म एग्जाम्स भी हो रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली यूनिट टेस्ट की भी तैयारी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना लाइंड अप, और फिर एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपका करियर तय कर रहा है, फिर उसके ऊपर यूपीएससी का टैग लग जाता है। ऐसे में प्लान कैसा था, दिनचर्या कैसी थी, कैसे समय दिया आपने अपने सब्जेक्ट्स को, क्योंकि 12th के अक्सर बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपनी 12th की कोचिंग भी अलग से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अब ये चलन आ गया है कि 12th के लिए भी पढ़ाई करनी है, बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करनी है। तो हाउ वाज इट, हाउ यू प्लान्ड? मेरा प्लान फॉर मैथ्स एंड साइंस वाज कि रोज़ नॉर्मल जो पढ़ाई करते हैं वही करनी है, क्योंकि वो ही सिलेबस में आना है और वो ही एनडीए में भी आना है। फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी मेरे स्कूल में होते हैं समर वेकेशंस, और वो भी 1.5 मंथ्स लॉन्ग। उसमें मेन तैयारी उसकी चली थी गर्मी की छुट्टियों में। सुबह उठे, नहाए धोए, 9 बजे बैठ गए, 1 बजे तक अपना काम किया पूरा, और फिर बाद में अपना नॉर्मल रूटीन। तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन ला रहे थे आप कि मुझे गर्मी की छुट्टियों में पूरी यूटिलाइज करनी है, ऐसे में दोस्त भी तो होते हैं ना, भाई चल इधर चलते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो हाउ वाज दैट सिनेरियो, उसको कैसे मैनेज किया? वो शाम को मैनेज हो गया, तो वो शाम को कर लेते थे, सुबह अपनी पढ़ाई, अपना पढ़ाई, क्योंकि सुबह आप एक रूटीन से उठ जा रहे थे, 9 बजे से 1 बजे तक आप यूटिलाइज कर रहे थे, लंच के बाद फिर अपन का टाइम है काइंड ऑफ, है ना, वो चीज़ है, फाइन। तो अभी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जो 11th वाले हैं जो भी 12th में जाएंगे, तो जैसे आपने बताया कि कोर्स में सिमिलैरिटी है, एनडीए के कोर्स पे अगर हम कंपेयर करें, 12th का कोर्स कंपेयर करें, फिर जो 10th में हम पढ़ के आए वही तो आ रहा है पेपर के अंदर, है ना। ऐसे में फिर भी अगर मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करूं, क्योंकि अगर पहले प्रयास में आपने क्रैक किया है, दैट मीन्स
कुछ सही जुगाड़ लगाया है, कुछ सही कैलकुलेशंस बिठाई होंगी आपने। तो मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज नॉट ओनली पीसीएम स्टूडेंट, पीसीबी भी चाह रहा है देना इस एग्जाम को, कॉमर्स वाला भी चाह रहा है, ह्यूमैनिटीज वाला भी चाह रहा है, व्हाट एल्स कैन दे डू, लाइक मैथ्स में क्या पर्टिकुलर ये कर सकते हैं जिनका मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं है टॉपिक्स की वजह से? मैथ्स जिनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन मैथ्स का वहीं से आ रहा है, लाइक प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके लिए पुराना डेरिवेटिव्स एंड लिमिट्स भी पढ़ना पड़ेगा, वो छोटी चीज़ें वो जल्दी हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज़ अ बिग टॉपिक बट उसका बेस जो है वो थोड़ा छोटा है, सो इट कैन बी हैंडल्ड ईजिली। प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि एस्पिरेंट्स को बहुत परेशान करती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होता है। बस मैथ्स का पेपर ये 4 या 5 टॉपिक्स को लेके अगर किया जाए तो बहुत सही रहता है। आपके एनडीए एग्जाम के दौरान कोई ऐसे पेपर्स या टेस्ट नहीं थे जो कोलाइड कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कोलाइड किया? नहीं, मेरा कुछ कोलाइड नहीं किया। उसके बाद मेरे मिड टर्म एग्जामिनेशंस पढ़ रहे थे जो कि अच्छा, और एसएसबी की प्रिपरेशन, चलो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बट देन दैट आल्सो नीड्स गुड डेडिकेशन, है ना? तो एसएसबी की प्रिपरेशन का टाइम कैसे निकाला? और जब हम 12th में बात करते हैं, अब चलो ठीक है एनडीए क्रैक कर लिया, अच्छा अभी एसएसबी भी है, और फिर आगे की शुरू हो जाती है एकदम लाइन, क्योंकि जनवरी मुझे लग रहा है प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स हो ही गए होंगे अभी तक आपके सारे, और उसी दौरान एसएसबी और सारी चीज़ें थी। तो कैसे, हाउ वाज इट एंड हाउ वाज द प्रिपरेशन जर्नी? एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए मुझे सबसे पहले तो यहाँ बैच में 21 डेज़ का पता किया, तो 21 दिन की छुट्टी लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था वहाँ स्कूल में। तो बहुत मेहनत करके अपने सर को मना के, क्योंकि मेरे सर भी एक डिफेंस एस्पिरेंट रह चुके हैं, उन्होंने सीडीएस का अटेम्प्ट दिया था, तो उनके थ्रू सर से थोड़ा बात करके थोड़ा मना के छुट्टी सैंक्शन करवाई। और उसके बाद यहाँ पे तो जो तैयारी हुई उसको फिर बाद में घर पे भी ले जाके प्रैक्टिस करना, अपना सारा काम करना। फिर उसके बाद जब यहाँ पे बैचेस ख़त्म हुए तो मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी पॉज पे आ गई थी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करने की हमेशा कोशिश किया। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स एंड प्री बोर्ड्स, उसको मैनेज करते हुए ये पॉज पे आया था, बट आई रीजॉइन करने के बाद फिर से वो सारा रिफ्रेश हो गया मामला और सब सही हो गया। तो जब आपने ये थॉट लिया कि मुझे चलो ठीक है आई हैव टू जॉइन सम इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन, तो व्हाट वाज दैट क्राइटेरिया, बेस क्या था सेंचुरियन ज्वाइन करने का आपका? मेरा बेस था मैम, मेरा भाई जिसने यहाँ से रिकमेंडेशन लिया, यहाँ से तैयारी करी थी, हिज नेम इज़ यश श्रीवास्तव। उसने मुझे रिकमेंड किया कि भाई अगर यू आर प्लानिंग टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, सो सेंचुरियन तुम्हारे घर के पास में भी है और बढ़िया भी है, तो यहाँ से करना चाहिए। तो फिर यश, अब यश को जब बताया आपने कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ, तो यश का क्या रिएक्शन था? ही वॉज नॉट इन लखनऊ, वो एकेडमी वापस चले गए थे, बट मैंने अपने मामा को ज़रूर बताया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। कहा कि बस तुम दोनों साथ में पहुँच जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। चलो, और मैसेज तो यश तक पहुंच ही गया होगा किसी बहाने, दैट इज़ गुड। सो जब हम बात करते हैं जीएटी के पार्ट की, जैसे मैथ्स में आपने बताया, जीएटी में क्या खास बातें ध्यान में रखें कि हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए? इंग्लिश के क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए है, और हिंदी मीडियम वाले स्पेशली क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं उसके आप टिप्स दो। और जब हम, आपने बोला कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें अलग से पढ़ना है, तो लाइक हिस्ट्री में भी पार्ट्स है ना, एंशियंट है, मॉडर्न है, मीडिवल है, क्या ज़्यादा बेटर है? या ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ सकते हैं? कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा हम रिव्यू कर सकते हैं? अगर हम इसके ऊपर बात करें, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स है, यूनिट्स हैं जो हमारे को ज़्यादा स्कोरिंग होंगे? फर्स्टली जीएटी में इंग्लिश में जैसा कि आपने बताया, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे हो गई थी, बट उसको हैंडल कर लिया था मेरे फिज़िक्स केमिस्ट्री ने। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है, बट उसे इम्प्रूव करने में कहूँगा कि ट्रांसलेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम कोई भी बुक उठा लें, वो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, बस ट्रांसलेशंस अगर करना शुरू कर दें तो दैट विल हेल्प अ लॉट
इन फिज़िक्स में मेनली आपका काइनेमेटिक्स एक पोर्शन है, उस पे अगर फोकस किया जाए तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। काइनेमेटिक्स के हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे जो कि सारे हो गए थे और बहुत हेल्पफुल रहता है काइनेमेटिक्स एंड लाइट। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक इज़ द बेस, जीएटी में ऑर्गेनिक तो बहुत कम ही आता है मेरे हिसाब से। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी बाकायदा जितनी ज्योग्राफी में करी थी। हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न हिस्ट्री अगर करी जाए तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मेन फोकस जो रहना चाहिए वो मॉडर्न हिस्ट्री पे, बाकी एंशियंट में आप कर सकते हैं, मेडिवल में थोड़ा अच्छा ध्यान देना होगा एंड मॉडर्न इज मस्ट। ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड आपको इंडिया के बारे में तो पता रहना ही चाहिए, यू आर गोइंग फॉर इट। आज ही सब्सक्राइब करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ऐसे ही और बैठ की शोज़ देखने के लिए जो आपको प्रेरित करेंगे आपके डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान। इस बैठ की एपिसोड को पूरा देखने के लिए क्लिक करें इस लिंक पर।